C6 हमने ग्लूकोज लिया, उसके साथ ऑक्सीजन लिया, तो जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले एंड जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 30 और एनर्जी, बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी निकलता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलते हैं बट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में जब हुआ तो उसमें CO2 वाटर एनर्जी और इसमें 38 ATP एनर्जी निकलता है। क्या आता है लैरिंग्स जिसका लैरिंग मतलब वॉइस गार्ड, जो जहाँ से हमारा वॉइस निकलता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। तो नसल नॉस्ट्रल आएगा हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से एफिनिटी है, एफिनिटी का चाहत। हीमोग्लोबिन को हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नक्षुषा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़िया से पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में 38 एटीपी निकलता है, 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। और एनारोबिक 2 टाइप में होता है, एक अल्कोहलिक होता है, एक लैक्टिक एसिड होता है। दोनों में एनर्जी कम निकलता है। तो एक बात देख लेते कि रेस्पिरेशन आपका क्या होता है। तो रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी ले एटीपी के फॉर्म में, मतलब कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल्स के द्वारा जो फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, रेस्पिरेशन जो होता है उससे अपना एनर्जी ले, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो एक बार देख लेते हैं, C6 हमने ग्लूकोज लिया, उसके साथ ऑक्सीजन लिया, तो जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 30 और एनर्जी निकलेगा आपका। ये हो गया। नोट एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, और इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर्म में बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय सेल्स के द्वारा फूड को ब्रेक डाउन करना, वो ये रेस्पिरेशन कहलाता है। एनर्जी को लेना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखते हैं। ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों आते हैं। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, उसमें दोनों आते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है सेल्स में और एनर्जी निकलती है और उसको हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। तो समझ आया क्या डिफरेंस होता है। एक बार इधर देख लेते हैं, ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच food is broken down in the cells of release energy is known as respiration। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो सेल्स में, उसको हम कहते हैं, और एनर्जी रिलीज हो, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी का रिलीज होना इन्वॉल्व रहता है। तो हमने अच्छे से देखा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और अच्छे समझ आया होगा। तो रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं, रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 टाइप के फर्मेंटेशंस होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका 38 एटीपी एनर्जी इसमें निकलता है और इसमें कुछ ही एनर्जी निकलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसमें और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है कि दोनों क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो हम इसको अच्छे से देखते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखते हैं। रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक।
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड ब्रेक डाउन होता है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है। और कहाँ-कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और उसमें से 30 एटीपी एनर्जी निकलता है। और एनारोबिक में वो फुल्ली आपका ब्रेकन डाउन नहीं होता, इसलिए उसमें एनर्जी जो होता है वो कम निकलता है, लेस अमाउंट में निकलता है। तो एक बार देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये रहा पहला डिफरेंस दोनों का। एंड सेकंड डिफरेंस हो गया, इट ऑकर इन द साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में होता है। और तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इट ऑकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये ओनली साइटोप्लाज्म में ही होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं रहता, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए वो नहीं होता। और थर्ड पॉइंट है, यूजुअली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसमें जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है, और इसमें जो ग्लूकोज है वो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो मैमल और ह्यूमन में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारा ईस्ट में होता है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ईस्ट में होता है, एंड सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ प्लांट्स में होते हैं। तो हमने इसके डिफरेंस बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ लिया। रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, ये ग्लूकोज इसमें इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में टूटता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में और कुछ बैक्टीरियाज एंड कुछ प्लांट्स में होता है। तो हमने डिफरेंस अच्छे से पढ़ लिया, और मुझे पता है कि आपको ये तो समझ आया होगा, एकदम अच्छे से समझ आया होगा, एकदम बढ़िया से समझ आपको आया होगा। और एक बात बता दूं, जो ये इस वाले बोर्ड पर, इस वाले चार्ट पर लिखा है ना, ये मैं 100% श्योर से आपको कहता हूं कि इसमें से बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा, लिख के जरूर बनेगा। तो ये समझ लेते हैं कि कैसे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या मतलब कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो क्या क्या बनता है ये हम देख लेते हैं। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है, क्योंकि C6 रहता है, देखो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट बनता है, मतलब कि पाइरुविक एसिड बनता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का मतलब C3 हो जाएगा आपका, C3H12O6 हो जाएगा। और तो जब पाइरुवेट बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये मसल सेल के अंदर होता है, ये ईस्ट के अंदर होता है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अब्सेंस मतलब ऑक्सीजन थोड़ा सा भी ना हो अंदर, तब तब आपका ईस्ट में होता है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो और मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो मसल सेल्स में आपका होता है। मसल सेल्स, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं, कोई ज्यादा भारी सामान एक दिन में बहुत सारे, जैसे आप लिए वो उठाने वाला होता है जो डंपल होता है, उसको आप उठाते हो 15 बार, और उसको उस दिन आप उठा लो 100 बार, तो आपका जो मसल्स रहेगा वो पेन करने लगेगा। तो वो इस वजह से होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये मसल सेल्स में बन जाता है आपका, इसलिए आपको दर्द होती है, इसलिए आपको पेन होती है यहाँ पर। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो, तब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब आपका एटीपी एनर्जी निकलेगा, तब पूरा 38 एटीपी एनर्जी निकलेगा आपका। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है, इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तीनों निकलते हैं, पर एनर्जी बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी निकलता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलते हैं, बट लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में जब हुआ, तो उसमें CO2, वाटर और एनर्जी, और इसमें 38 एटीपी एनर्जी निकलता है, सबसे हाईएस्ट एटीपी एनर्जी निकलता है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो हमने देख लिया कि क्या पाथवे होते हैं, क्या मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं 2 नंबर क्वेश्चन तो पक्का आएगा। देखते हैं कि स्टोमेटा में मतलब क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट में कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ह्यूमन को तो देखा कि रेस्पिरेशन होता है, इस सब ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग वजह से होता है, ये सब होता है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में कैसे होते हैं, लीव्स, जो लीव्स में क्या कहते हैं, हमारा वो रहता है, स्टोमेटा रहता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है। सिंपल सा है, CO2 अंदर लेता है, O2 बाहर छोड़ता है,
रात को O2 अंदर लेगा, CO2 बाहर छोड़ेगा। यही करता है, जब उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो O2 अंदर ले लेगा, और क्या, यही करता है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। अभी थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन क्या होता है, उसमें कितने कितने पार्ट आते हैं जिससे हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। हमने अभी क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ते और रेस्पिरेशन पढ़ते, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये सबको पता है। अब रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक, हमने दोनों बारे में अच्छे से पढ़ा था। और हमने लीफ में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे एयर कहाँ कहाँ से पास होता है, कैसे CO2 O2 का एक्सचेंज होता है, ये सब हम देखते हैं। पहले थोड़ा टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं एयर के, जब जहां से एयर पास होता है कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे। पहला हमारा नॉस्ट्रिल आता है, फिर नसल पैसेज आता है, फिर ट्रैकिया आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब आता है। लैरिंग्स मतलब वॉइस कार्ड, जो जहां से हमारा वॉइस निकलता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। तो नसल नॉस्ट्रिल आएगा, फिर नसल पैसेज आएगा, फिर फेरिंग्स आएगा, फिर आपका क्या आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई आएगा, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल, छोटे छोटे पार्ट में ब्रोंकियोल टूटता है, फिर उसके जस्ट एंड में एल्वियोलाई रहता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। तो हमने देखा कि एल्वियोलाई, देखो एल्वियोलाई ये जो छोटे छोटे हैं इसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये है हमारा ट्रेकिया, इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो अंदर जो पार्ट है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और जो उससे जो पार्ट टूट के निकले हैं उसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ से पार्ट होता है, हमने थोड़ा सा समझ लिया कि हमारे दिमाग में क्या क्या आ गया, इसके बारे में पता चल गया क्या क्या हमें पढ़ना है। ये रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन होता है ह्यूमन में, वो हम देखते हैं। कैसे मतलब एयर एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, कहाँ पर जाके एक्सचेंज होता है एयर, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो एयर है, मतलब ऑक्सीजन हमारे एयर में होता है, तो इन्वायरमेंट हमारे ऑक्सीजन है ना, वो नजल कैविटी तक आपके, मतलब नॉस्ट्रिल, पहले नॉस्ट्रिल जाएगा, फिर नजल कैविटी में जाएगा, नजल पैसेज में। तो नजल पैसेज से जाएगा फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स आपका यहाँ पर होता है, इसको फेरिंग्स कहते हैं। और ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया में जाएगा जिसपे कार्टिलेज होते हैं, 50 to 20 नंबर ऑफ कार्टिलेज रहते हैं जो सॉफ्ट बोन रहते हैं, उसको सॉफ्ट बोन कहते हैं। और फिर आपका जाएगा ब्रोंकी, ब्रोंकी ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं। और ब्रोंकी तब लंग्स के अंदर जाएगा, वहां से बहुत सारे ब्रोंकियोल में वो डिवाइड होगा। तो बहुत सारे वहां पर ब्रोंकियोल में वो डिवाइड होगा। फिर ब्रोंकियोल के एंड पर, से देखो ये आपका ब्रोंकियोल है, इसके एंड पर ऐसे गोला सा एक स्ट्रक्चर था जिसको हम एल्विलाई कहते हैं। तो एल्विलाई में ही हमारा गैस, मतलब गैस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है हमारे एल्विलाई में। एल्विलाई के अंदर, मतलब एल्विलाई के जस्ट पास से ही ब्लड कैपिलरीज निकली रहती हैं। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो वो एल्विलाई में जा जाएगा, एल्विलाई से O2 ब्लड में चला जाएगा। तो वहां से हमारा एल्विलाई के अंदर ही गैस ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एल्विलाई में आ गया। तो फिर एल्विलाई करेगा एंटर ब्रोंकियोल में, एल्विलाई से ब्रोंकियोल में जाएगा, ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकी में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा जिसपे रिंग ऑफ कार्टिलेज लगे रहते हैं, फिर नजल कैविटी यानी कि नजल पैसेज पर, फिर नॉस्ट्रिल पर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे एयर में, मतलब हमारे एयर में चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। वो ये पूरा प्रोसेस से हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का कैसे एक्सचेंज होता है, ये ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, CO2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, ये सब कैसे होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम देखेंगे। तो देखते हैं एल्विलाई, एल्विलाई में इन एंड आउट, मतलब एयर अंदर आता है और बाहर भी जाता है, दोनों होता है, उसमें अंदर भी आएगा आउट बाहर भी जाएगा। जैसे देखो अब ब्लड, हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब चाहत। हाँ, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से एफिनिटी मतलब कि चाहत है, वो ऑक्सीजन के साथ रहना उसको अच्छा लगता है, ये बात सुनना। तो हीमोग्लोबिन, जैसे ये जाकर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में तुम्हारा जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज्यादा है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अब एल्विलाई में बाहर से आ गया, मतलब एयर से, इन्वायरमेंट से आ गया, O2 आ गया, नॉस्ट्रल के थ्रू, नॉस्ट्रल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल, तब एल्विलाई में आया। तो यहाँ तक वो जब पहुंचा तो O2 अब यहाँ पर है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यहाँ से जाएगा, जब वो O2 को देखेगा ना तो वो तुरंत CO2 को बाहर फेंक के O2 को अंदर ले लेगा, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन को एफिनिटी है O2 की, मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन की
चाहत है उसको, इसलिए वो ऑक्सीजन को तुरंत अपने पास अट्रैक्ट करके मतलब ले लेगा अपने पास और CO2 को एल्विलाइन छोड़ देगा। तो अब CO2 कहाँ जाएगा? CO2 एल्विलाई के थ्रू ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंक्स, फेरिंक्स से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज नॉस्ट्रिल से इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ये होता है पूरा प्रोसेस जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। यहाँ पर जस्ट देखो इसके पास से ही ब्लड कैपिलरीज गई, देखो ये इससे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज। और ये आपका है एल्विलाई पूरा, एल्विलाई है आपका पूरा। एल्विलाई में CO2 O2 आया, O2 आया, O2 हीमोग्लोबिन पास गया, यहाँ पर हीमोग्लोबिन इसके अंदर है, हीमोग्लोबिन पास गया तो O2 जब हीमोग्लोबिन पास गया तो जो CO2 है, जब O2 तुम्हारा मतलब O2 जो है वो हीमोग्लोबिन पास गया तो हीमोग्लोबिन जो CO2 रहेगा उसको बाहर फेंक देगा, मतलब कि एल्विलाई में छोड़ देगा। तो जब एल्विलाई में चला गया तो वहां से एल्विलाई इसको ले जाएगा एनवायरमेंट, मतलब बाहर ले चला जाएगा, एयर में ले चला जाएगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। और एक चीज पता है, जो रेड मतलब ब्लड जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही रेड मतलब रेड कलर होता है, रेड ब्लड, नहीं तो वो भी उसका ही कलर ना हो। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर व्हाइट कलर का वो होता है, इसलिए। तो समझ आया कैसे गैस ऑफ ऑक्सीजन होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आएगा और समझ भी आएगा, क्योंकि इतना अच्छा समझाया गया, फिगर्स बढ़िया समझाया गया है, आपको समझ आना चाहिए। अगर तो ये हमने देख लिया कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब कि सांस अंदर लेना और एक्सलेशन मतलब कि सांस बाहर छोड़ना। दोनों का मतलब हमें पता है कि क्या होता है। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना होता है, एक्सलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना होता है। तो इनहेलेशन और एक्सलेशन में थोड़ा और डिफरेंस पड़ते हैं, उसमें और क्या डिफरेंस होते हैं। तो इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन में जो डायफ्राम रहता है, जो यहाँ पर रहता है, जो जस्ट आपके लंग्स के नीचे डायफ्राम रहता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम आपका मूव्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ आता है। डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग करता है और फ्लैटन आउट मतलब फैल जाता है, ये करता है। और मूव्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग करता है, जैसे करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव अपवर्ड और अपवर्ड आता है, ये होता है। डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग करता है और अपवर्ड आता है। और इसमें एक्सलेशन क्या होता है, जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। जब आप ऐसे सांस छोड़ेंगे तो जो ये डायफ्राम रहेगा ये नीचे तरफ जाएगा और जिससे आपका डायफ्राम रिलैक्स में आ जाएगा, डायफ्राम का मसल जो है वो रिलैक्स में आ जाएगा, ये होता है। और इनहेलेशन में डायफ्राम का क्या होता है, फ्लैटन आउट मतलब फ्लैटन आउट हो जाता है और इसमें आर्क्स अपवर्ड, इसमें आर्क्स जो होते हैं वो अपवर्ड हो जाते हैं, ये हो गया। और इसमें रिपकेज मोर अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और इसमें जो रिपकेज आपका रहेगा वो अपवर्ड होगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर तरफ आएगा और आउटवर्ड हो जाएगा, ये होगा आपका। ये इनहेलेशन में ये होता है, रिपकेज आपका अपवर्ड हो जाता है और आउटवर्ड हो जाता है। और इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा, आपका जो डायफ्राम रहेगा वो नीचे तरफ हो जाएगा। जब आप सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स कॉजिंग करेंगे तो इससे ये जो आपका डायफ्राम रहता है वो नीचे की तरफ हो जाता है, ये हो गया। एंड वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, और इनहेलेशन में जो थोरैसिक कैविटी मतलब थोरैसिक कैविटी, इसे थोरैसिक कैविटी कहते हैं, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ये होता है। और उसमें डिक्रीज होता है, बस ये है। और एयर फ्लो इनटू द लंग्स, इनहेलेशन में मतलब एयर जो होता है वो अंदर आता है, एक्सलेशन में बाहर जाता है। ये है सिंपल सा डिफिनीशन, मतलब सिंपल सा डिफरेंस इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच का। तो ये आपको समझ आएगा। मुझे आशा है, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।